खून से सनी लाशें, मासूम बच्चों की चीखें, जिनके सर से अकारण ही माता पिता का साया उठ गया है। जहां तक नजर दौड़े वहां तक गोलियों के खोल ही खोल। इन गोलियों की निशानियां हर गली की दीवारों पे मौजूद। ये दृश्य अब तक आपकी आंखों के सामने घूम चुका होगा। इस दृश्य के बदले एक नाम जो आपके दिमाग में आया होगा, वो है आतंकवाद। आप सोच रहे होंगे कि हम आतंक से जुड़ी बातें करने वाले हैं, मगर नहीं दोस्तों, हम बता दें, हम आज आतंकवाद से जुड़ी एक भी बात नहीं करने वाले। परंतु जो बात करने वाले हैं वो आतंकवाद से कम भी नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको शुरू से डिटेल्स के साथ बताएंगे कि क्या है खालिस्तान का मामला। आप में से कुछ लोग तो जानते ही होंगे कि खालिस्तान क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था और वगैरह वगैरह, मगर कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस देश में खालिस्तान की मांग जैसी कोई घटना भी घटी। आज हम फिर से आपको टाइम मशीन की मदद से उसी दौर में ले चलेंगे जिसमें दर्द भी है और चीख पुकार भी है। कहीं खामोश आवाज़ है तो कहीं राजनीतिक हलचल। जिन्होंने एक तस्वीर उभारी उसको नाम दिया खालिस्तान। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वक्त ऐसी ट्यूब है जिसके आगे बुरे से बुरे टाइम का भी एंड होना तय है, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते हैं। चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए काउंटडाउन शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि खालिस्तान शब्द का मतलब क्या है। ये शब्द बना है दो शब्दों यानी कि खालिस और स्थान से। खालिस का मीनिंग है प्योर, प्योर यानी शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। स्थान यानी जगह। खालिस्तान आंदोलन ही था जिसकी वजह से पवित्र स्वर्ण मंदिर सेना का अखाड़ा बन गया था। हर मंदिर साहब जैसी पवित्र पाक जगह जहां गुरबानी की जगह गोलियों की बौछारों ने ले ली थी। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। सन 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव नाम से एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे पंजाबी भाषा में कहते हैं आनंदपुर मता। इस प्रस्ताव की महत्वपूर्ण शर्तें ये थी कि इसमें केंद्र को विदेशी मामलों, मुद्रा, रक्षा और संचार समेत केवल 5 दायित्व अपने पास रखते हुए बाकी सारे अधिकार राज्य को देने थे और पंजाब को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई थी। अक्टूबर 1978 को खालिस्तान की पटकथा में एक और कड़ी जुड़ गई, जिसे आनंदपुर प्रस्ताव का दूसरा भाग कह सकते हैं। इसे ही खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। इसी बीच सिखों और निरंकारी समुदाय के बीच हिंसक भिड़ंत चल रही थी। कई हिंसक घटनाएं हुई। वर्ष 1980 में एक कातिलाना हमले में निरंकारी पंथ के मुखी गुरबचन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत ने पंजाब के माहौल में और भी ज़्यादा जहर घोल दिया। वर्ष आया 1981, जब मार्च के महीने में सिखों के 5 तख्तों में से एक खालसा पंथ के जन्म स्थान में आनंदपुर साहिब में खालिस्तान का परचम लहराया। इस दौरान जो नाम नायक के रूप में सबके सामने उभर के आने लगा, वो नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाला। इससे पहले कि हम आगे की कहानी बताएं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये बाजू वाला बटन घंटी का है ना, इसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए कहानी पर दोबारा आते हैं। हम बात कर रहे थे जरनैल सिंह भिंडरावाला की। चलिए आपको बताते हैं कौन है ये भिंडरावाला। भिंडरावाला का असली नाम था जरनैल सिंह बराड़। वे भारतीय पंजाब में सिखों के धार्मिक समूह दमदमी टकसाल के प्रमुख लीडर थे। उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्तावना का समर्थन किया था।
उन्होंने सिखों को शुद्ध होने के लिए कहा था। शराब न पीना, किसी भी प्रकार का नशा न करना, इस तरह की बातें। धार्मिक कामों में लापरवाही, सिख नौजवानों को केश बाल काटने से मना कर देना, जो इनकी ही देन थे। भिंडरावाला ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 की सख्त निंदा की थी, जिसके अनुसार सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी को कम संख्या कहा गया और हिंदू धर्म का एक हिस्सा कहा गया। अगस्त 1982 में भिंडरावाला और अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया। इसका एम था आनंदपुर प्रस्ताव में व्यक्त किए गए उद्देश्यों को मंजूरी दिलवाना। भारतीय सेना के साथ मुकाबले में जरनैल सिंह भिंडरावाला मारे गए। उसी भीषण गोलीबारी में हरमंदिर साहब को भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची। अब आपको आगे का किस्सा बताते हैं। अब सुनिए खालिस्तान आंदोलन की आगे की कहानी हमारी ज़ुबानी। हम आपको बताएंगे इस आंदोलन से जुड़ी 10 इम्पॉर्टेंट बातें। पंजाबी भाषी लोगों के लिए मांग की शुरुआत पंजाबी सूबा आंदोलन से ही हुई थी। कह सकते हैं कि ये पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग अलग दिखाने की कोशिश की गई। इसी दौरान अकाली दल का जन्म हुआ और देखते ही देखते अकाली दल राजनीतिक गलियारों का एक जाना माना चेहरा बन गया। कुछ ही समय में इस पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की। अलग पंजाब को लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन और प्रदर्शन का दौर चल रहा था। इसका नतीजा ये रहा कि सन 1966 में ये मांगें मान ली गई। यही कारण था कि भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। खालिस्तान के तौर पर एक अलग राज्य की मांग ने सन 1980 में एक बार फिर से तूल पकड़ लिया। ये वो समय था जब धीरे धीरे इस मांग ने आंदोलन की शक्ल ले ली। तब जिसने नायक और खलनायक दोनों की भूमिका निभाई, इस आंदोलन को एक अलग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, वो शख्स थे जरनैल सिंह भिंडरावाला। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है दोस्तों कि भिंडरावाला दमदमी टकसाल के लीडर थे। तब भिंडरावाला इस आंदोलन की कमान संभाली तो इस आंदोलन को एक हिंसक आंदोलन में बदल दिया। जरनैल सिंह के बारे में एक बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो सिख धर्म का कट्टर समर्थक था। भिंडरावाला ने करीब करीब पूरे पंजाब में अपने नाम का डंका बजा दिया। फिर आया वो समय जिसने इतिहास के पन्नों में दर्ज की इस घटना की कहानी को लाल स्याही यानी खून के रंग में रंगने का काम किया। जुलाई 1982 में वो दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में रहने लगे। फिर शुरू हुआ हत्याओं का सिलसिला। प्लेन हाईजैक हुए, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को और पंजाब के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। अक्टूबर 1983 में पंजाब की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। फिर समय आया 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये वो ऑपरेशन था जिसकी गवाही आज भी सिखों का सबसे पवित्र स्थान हरमंदिर साहब की दीवारें और गलियां चीख चीख कर देती हैं। चलिए आपके सामने आज इतिहास के उन पन्नों को टटोलते हैं जिसमें दर्ज है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंदिरा गांधी, ये वो नाम था जिसे दुनिया आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पटकथा लिखी जा रही थी तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आनंदपुर साहब प्रस्तावना की ज़्यादातर मांगें इंदिरा गांधी ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ऐसा ही कुछ इंदिरा गांधी ने किया। उन्होंने कुछ मांगे मान तो ली मगर उन्हें कभी लागू नहीं की। टकराव बढ़ता जा रहा था। सरकार और असंतुष्टों के बीच 1984 में 6 बार मीटिंग हुई। आखिरी मीटिंग 26 मई 1984 को हुई। ये मीटिंग भी बेनतीजा निकली। न तो इंदिरा गांधी मानने को तैयार थी और ना ही भिंडरावाले के गुट के लोग।
भिंडरावाले ने अब तेजी से स्वर्ण मंदिर को एक अभेद किले की शक्ल दे दी थी। उसका साथ देने वालों में फौज के पूर्व मेजर जनरल शुबेग सिंह और सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुखिया अमरीक सिंह भी शामिल थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब में इंडिया आफ्टर गांधी में भी किया है। उन्होंने लिखा कि शुबेग सिंह की निगरानी में मंदिर की दीवारों पर रेत के बोरे रखे गए थे और प्लान बनाया गया कि संघर्ष को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक आम पंजाबी विद्रोह पर न उतर आए। दूसरी ओर भारतीय फौज के तत्कालीन मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को आतंकवादियों के खिलाफ कमान सौंप दी गई थी। उस समय भारतीय फौज के मुखिया अरफन श्रीधर वैद्य थे। बरार को समझाया गया था कि पंजाब में आम जनता का विद्रोह हो सकता है, इसलिए 48 घंटों के अंदर अंदर स्वर्ण मंदिर को बिना नुकसान पहुंचाए उन्हें आतंकवादियों से खाली करवाना है। जनरल शुबेर और जनरल बरार एक साथ 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे, मगर इसे ही कहते हैं वक्त का फेर। इस बार ये दोनों फिर आमने सामने थे। 2 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से देश को संबोधित करते हुए पंजाब के हालातों के बारे में बताया और साथ ही आतंकवाद से हथियार छोड़ देने की अपील की। 3 जून को सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत कर दी। सबसे पहले राज्य की टेलीफोन और बिजली व्यवस्था को काट दिया गया। इसके बाद मंदिर की घेराबंदी शुरू करके फायरिंग शुरू कर दी गई। इत्तेफाक से उस दिन गुरु अर्जुन देव शहीदी दिवस भी था। इस वजह से मंदिर में काफ़ी भीड़ भी थी। यही कारण था कि सेना खुलकर फायरिंग नहीं कर सकती थी। इसी बात का फ़ायदा आतंकियों ने उठाया, लोगों को ढाल बना लिया। उन्होंने लोगों को मंदिर से बाहर नहीं निकलने दिया। सेना मुश्किल में पड़ गई। कैसे भी करके लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। 5 जून की रात सेना की कार्रवाई की चश्मदीद बनी। सेना ने अंतिम और निर्णायक हमला बोल दिया। सेना को सख्त आदेश था कि अकाल तख्त पर गोलीबारी न की जाए। कुलदीप सिंह बरार ने अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार में लिखा है कि सबसे ज़्यादा फायरिंग अकाल तख्त की ओर से ही हो रही थी और हम उधर फायरिंग नहीं कर सकते थे। फौजी और आतंकी लगातार घिर रहे थे। रात के 2 बजे थे और काम अभी आधा भी नहीं हुआ था। बरार ने आतंकियों की ताकत का गलत अंदाज़ा लगा लिया था। रामचंद्र गुहा के अनुसार बरार ने दिल्ली फ़ोन करके टैंकों से हमले की इजाज़त मांगी, जो तुरंत ही मंजूर कर ली गई। उसके बाद फौज के विजेता टैंकों ने मंदिर की दीवार को बाहर से तोड़कर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिससे आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस अंतिम हमले में शुबेग सिंह, अमरीक सिंह, भिंडरावाला मारे गए। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ दिनों बाद रोक दिया गया। ऑपरेशन के दौरान करीब 200 आतंकी मारे गए। फौज के 79 जवानों की भी जान गई, जिनमें 4 अफसर भी शामिल थे।